दोस्तों, हम जब भी भारत के प्रधानमंत्रियों की बात करते हैं तो उसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा नाम भी है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। वो प्रधानमंत्री जो ना तो जोर से भाषण देता था और ना ही बड़े बड़े वादे करता था और ना ही मंच से भीड़ खींचने की कोशिश करता था, बल्कि वो चुपचाप रहते थे और इतने चुपचाप रहते थे कि मीडिया और विपक्ष पार्टी ने मिलकर उसे भारत का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कह दिया था। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों, इसी कमजोर प्रधानमंत्री ने भारत को आर्थिक संकट से निकालकर दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना दिया था। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। जब वो 2004 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब भारत की जीडीपी थी $620 मिलियन। लेकिन जब 2014 में उन्होंने अपना पद छोड़ा तब भारत की जीडीपी लगभग $2 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी, यानी देश की अर्थव्यवस्था लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी मेहनत के बजाय उनकी चर्चा होती है घोटालों की वजह से। 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, कोल स्कैम। लोग कहते थे मनमोहन सिंह सिर्फ प्रधानमंत्री है, असली ताकत कोई और है जो इस प्रधानमंत्री को चला रही है। अब सवाल ये निकल कर आता है कि मनमोहन सिंह क्या वाकई में कमजोर प्रधानमंत्री थे या फिर भारत के सबसे दिग्गज प्रधानमंत्रियों में से एक, जिन्होंने भारत को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की पूरी कहानी जानेंगे। उनकी कहानी, उनकी पढ़ाई, उनका राजनीतिक सफर, भारत का आर्थिक संकट, प्रधानमंत्री के रूप में उनके फैसले, घोटाले, विवाद और विरासत, जिनके बिना आज का भारत कभी भी खड़ा नहीं हो पाता। दोस्तों, ये कहानी भारत के सबसे अंडररेटेड प्रधानमंत्री की है। वो इंसान जो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था तो इतिहास बन जाता था। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उनके बचपन और शिक्षा की। 26 सितंबर 1932 पंजाब के एक गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है मनमोहन सिंह। ये वही पंजाब है जो उस समय ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। मनमोहन सिंह का बचपन बाकी बच्चों की तरह नहीं था। परिवार आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत भी नहीं था, लेकिन उनका लगाव पढ़ाई से था और यही आने वाले समय में उनका सबसे बड़ा हथियार बना। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो उनका गांव पाकिस्तान में चला गया, लेकिन उनका परिवार सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। ये दौर बहुत कठिन था, घर बार छूट गया और सुरक्षा का भी संकट मंडरा रहा था। लेकिन मनमोहन सिंह ने अपनी पढ़ाई रोकी नहीं। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और यहीं से उनका टैलेंट निखर कर आया। ये हर साल स्कॉलरशिप पाते और अपनी कक्षा में सबसे आगे आते। इसके बाद उनको स्कॉलरशिप मिली यूके में पढ़ाई करने के लिए। वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। विदेशों में पढ़ाई करने के बावजूद भी ये भारतीय मूल्य को कभी नहीं भूले। सरलता, मेहनत, ईमानदारी, यही उनकी पहचान रही। लोग इनको प्यार से बुलाते थे स्कॉलरशिप मैन ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इनके शुरुआती करियर की। पढ़ाई पूरी करने के बाद मनमोहन सिंह ने अध्यापन से अपनी शुरुआत की। ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाने लगे। कक्षा में ये बेहद शांत अंदाज से पढ़ाते थे, लेकिन इनका पढ़ाने का अंदाज इतना अच्छा था कि छात्र मन मंत्र मुग्ध हो जाते थे। धीरे धीरे उनका करियर प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच गया। ये भारत सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने, फिर प्लानिंग कमीशन में अहम पदों पर काम किया। 1972 में ये देश के वित्त मंत्रालय में शामिल हुए और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने। यहीं से उन्होंने भारत की मैट्रिक नीति को नए ढंग से आकार दिया। इसके बाद उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक में भी काम किया, यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी छवि एक गंभीर अर्थशास्त्री के रूप में बन गई थी। उनके रिसर्च, उनके पेपर्स और उनके भाषणों की हर जगह चर्चा होने लगी। अब मनमोहन सिंह सिर्फ एक शिक्षक नहीं बचे, बल्कि भारत की राजनीति के एक बहुत बड़े चेहरे बन गए थे। और फिर एक दौर आया जब भारत को सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेलना पड़ा। उस संकट की घड़ी में देश को बचाने के लिए सबसे आगे आए डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब दोस्तों, हम बात करते हैं 1991 के आर्थिक सुधार की।
भारत आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया, भारत का सोना गिरवी रखने तक की नौबत आ गई। भारत के पास सिर्फ 2 हफ्तों तक का पैसा बचा था, यानी अगर तत्काल में कुछ नहीं किया तो भारत आयात भी नहीं कर पाता। पेट्रोल, डीजल, गैस सबकी कमी हो जाती। हालत इतनी खराब हो गई कि भारत की सरकार ने विदेशी बैंकों को अपना सोना गिरवी रख दिया। सोचकर देखिए, 300 टन सोना जहाजों में भरकर आईएमएफ के पास भेजा गया ताकि वहां से कर्ज मिल सके, यानी भारत दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। ऐसे कठिन समय में प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। जब उन्होंने वित्त मंत्री का नाम सामने रखा तो वो नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने संसद में अपना पहला बजट पेश किया। उनके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान, आवाज धीमी, लेकिन शब्दों में एक अलग ही विश्वास था। उन्होंने संसद में कहा, कोई ताकत इस देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उसके बाद उन्होंने वो किया जिसे हम सब कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुधार क्या थे। आइए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। पहला था उदारीकरण, यानी अब तक भारत में हर चीज का नियंत्रण सरकार के पास था। फैक्ट्री लगानी तो दर्जनों लाइसेंस लेने पड़ते, अगर कोई मशीन लानी तो मंत्रालय में अपनी मंजूरी दिलवानी पड़ती थी, यानी बिजनेस करना आसान नहीं था। मनमोहन सिंह ने आते ही ये सारा लाइसेंस राज तोड़ दिया, इंडस्ट्री को खुली हवा दी। दूसरा था निजीकरण। भारत की हर चीज पर सरकार अपना कंट्रोल रखना चाहती थी, बैंक, फैक्ट्री, टेलीफोन, एयरलाइंस, लेकिन सब कुछ घाटे में जा रहा था। उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर को मौका मिलना चाहिए, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी और सेवाओं में सुधार आया। तीसरा था वैश्वीकरण, इससे विदेशी कंपनियों के रास्ते खोले गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी मिली, विदेशी टेक्नोलॉजी और पूंजी भारत आने लगी। मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत में आना शुरू कर दिया, जैसे कोको कोला, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी, सैमसंग, होंडा, यानी भारत अब दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ गया था। इसका परिणाम हुआ कि भारत में जबरदस्त विरोध होने लगा। विपक्ष के नेता बोलते थे कि ये तो भारत को बेच रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो कहा था कि अगर विदेशी कंपनियां आएंगी तो हमारे यहाँ की कंपनियां बंद हो जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे असर देखने को मिला। भारत में निवेश बढ़ा, नई नौकरियां मिलने लगी, नई टेक्नोलॉजी आई और विदेशी मुद्रा बढ़ने लगी और अब भारत की जीडीपी ने रफ्तार पकड़ ली थी और अब भारत की जीडीपी रफ्तार पकड़ चुकी थी। 1991 से 2004 के बीच में भारत की जीडीपी लगातार बढ़ती रही। लाखों लोग गरीबी से बाहर आए, मिडिल क्लास लोग मजबूत हुए और भारत आईटी पावर हाउस बनने की राह पर चल दिया था। इन सुधारों की वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को लोगों ने देश विदेश का हीरो मान लिया था, लेकिन कुछ लोग उन्हें आईएमएफ का आदमी भी कहने लगे और कहने लगे कि ये सुधार गरीबों को और भी गरीब बना देगा। लेकिन हकीकत ये थी, अगर 1991 में ये कदम नहीं उठाए जाते तो आज भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर होती। 1991 के सुधार ने सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को ही नहीं बदला, बल्कि उन्होंने भारत वालों की सोच को भी बदला। अब भारत बंद दरवाजों वाला देश नहीं रहा, अब भारत के दरवाजे चारों तरफ खुलने लगे। युवाओं के लिए नौकरी के नए नए मौके थे और बिजनेसमैन के लिए एक नई आजादी। और ये सब संभव हुआ एक शांत और ईमानदार इंसान की वजह से। नाम उसका था डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू होती है और आने वाले समय में वो सिर्फ वित्त मंत्री नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। अब है दोस्तों उनके राजनीति का सफर। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद मनमोहन सिंह का नाम पूरे देश में गूंजने लगा, लेकिन राजनीति में उनका सफर अभी आसान नहीं था। दरअसल मनमोहन सिंह कभी एक नेता बनना चाहते ही नहीं थे। उनकी पहचान थी एक विद्वान अर्थशास्त्री, एक प्रोफेसर और प्राथमिक अधिकारी बनने की, लेकिन किस्मत उनको बार बार राजनीति की तरफ लाती रही। 1991 में वित्त मंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्यसभा से सांसद का रास्ता चुना और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी सांसद का चुनाव जीता ही नहीं। कई बार चुनाव लड़े लेकिन हर बार हार गए, लेकिन काबिलियत इतनी थी कि हर सरकार उनको अहम पद देना चाहती थी।
1991 से 1996 तक ये वित्त मंत्री रहे और उसके बाद आती है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। तब वो विपक्ष में थे। राज्यसभा में अर्थव्यवस्था पर शांति से लेकर उन्होंने दमदार बहसें की। उनका तरीका था फैक्ट और आंकड़ों से जवाब देना, भावनाओं से नहीं। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत होती गई। 1998 से 2004 तक वो विपक्ष के नेता रहे। यानी जब बीजेपी सरकार में थी तो मनमोहन सिंह एक बड़े चेहरे विपक्ष के बन चुके थे। लेकिन 2004 में ऐसा हुआ जिसने उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। अब दोस्तों हम समझते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला कार्यकाल। 2004 में सबको उम्मीद थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार फिर से बनेगी, क्योंकि इंडिया शाइनिंग का नारा गूंज रहा था। लेकिन जनता ने सबको चौंका दिया। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों ने बहुमत हासिल किया। अब सवाल था प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सबको लगने लगा कि सोनिया गांधी ही भारत की अगली प्रधानमंत्री होने वाली हैं। लेकिन विदेश मूल के कारण एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने जबरदस्त विरोध किया। तब जाके सोनिया गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने खुद ही प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और फिर उन्होंने एक नाम सामने रखा और वो नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। यानी वो शख्स जो ना तो कभी चुनाव जीत पाया और न कभी कोई राजनीति में ऐसी करामात कर पाया, लेकिन जिसकी काबिलियत और ईमानदारी पर किसी को शक नहीं था। 26 मई 2004 मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। भारत के इतिहास में पहली बार कोई सिख प्रधानमंत्री बना था, इसलिए ये पल देश के लिए बहुत ऐतिहासिक था। अब समझते हैं उनके पहले कार्यकाल में उनके क्या काम थे और क्या उपलब्धियां थी। मनमोहन सिंह का पहला कार्यकाल बड़े बड़े कामों और बड़ी बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ था। पहला था अर्थव्यवस्था में बूम। 2004 से 2008 तक भारत की जीडीपी ग्रोथ 9% तक पहुंच गई थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया। आईटी और सर्विस सेक्टर में भारत ने दुनिया को एक अलग पहचान दिखाई। दूसरा था रोजगार और विकास, मनरेगा। इस योजना ने ग्रामीण भारत को बहुत बड़ा रोजगार दिया। ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मानी जाती है। तीसरा था परमाणु समझौता, अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील। ये मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने कहा भारत को ऊर्जा के लिए परमाणु तकनीक चाहिए और ये डील भारत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। विपक्ष ने विरोध किया, सहयोगी नाराज थे, यहाँ तक कि उनकी कांग्रेस सरकार गिरने की कगार पर थी। लेकिन मनमोहन सिंह डटे रहे। आखिरकार डील पास हो ही गई और भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान मिली। चौथा था गरीब और किसान के लिए योजनाएं, किसानों का कर्ज माफ, शिक्षा का अधिकार कानून, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इन सब योजनाओं ने समाज के निचले तबके को बहुत राहत पहुंचाई। हालांकि ये सब कुछ आसान नहीं था। 2008 में वैश्विक मंदी आई, अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था हिल गई, लेकिन भारत ने अपेक्षाकृत मजबूती दिखाई। ग्रोथ रेट गिरा, लेकिन भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल था। पहले कार्यकाल के अंत तक मनमोहन सिंह की छवि थी एक ईमानदार नेता के रूप में। उनके विरोधी भी मानते थे कि ये व्यक्तिगत रूप से बेदाग हैं। लेकिन जैसे ही उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, कहानी ने एक अलग मोड़ लिया, क्योंकि अब उनके नाम के साथ जुड़ने वाले थे सबसे बड़े घोटाले। दोस्तों अगला पार्ट आएगा कल की वीडियो में। अगर आपको भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना, क्योंकि जब भी उनकी आखिरी कहानी आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी।